हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो था हमारा आर्थिक समीक्षा से संबंधित भारत की। आज हम देखेंगे केंद्रीय बजट, मतलब भारत के बजट के बारे में बातचीत करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप पेशेंस और सब्र दोनों बना के रखेंगे। साथ में पेन और कॉपी भी रखेंगे ताकि जो डेटा है इसमें नोट करते हुए चले। शुरुआत की बात करते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण। उन्होंने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। 1 फरवरी 2025 को क्या है, संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री थी हमारी कौन, निर्मला सीतारमण। इन्होंने बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पूर्णकालिक बजट है। इससे पहले एक बजट आया था लेकिन वो पूर्णकालिक बजट नहीं था। ये वाला हमारा पूर्णकालिक बजट है। यह वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इनका लगातार 8वां बजट है। क्या इनका ये क्या है, 8वां बजट है। सीतारमण से पहले सर्वाधिक बजट पटल पर रखने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल है। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए लगभग 10 बार, कितने 10 बार बजट पेश किया। उन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया। और इसके बाद 1967 से 1969 के बीच में 4 बजट पेश किए। इस तरह मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए कितने 10 बार बजट पेश किया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 9 बार केंद्रीय बजट पेश किया, जबकि प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया। तो निर्मला सीतारमण जी ने हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं उनके बराबरी तो कर ली है, उन्होंने बजट पेश करने में। अब बात करें केंद्रीय बजट 2025-26 की। केंद्रीय बजट 2025-26 में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, इन पर ध्यान केंद्रित किया है। खास कौन कौन से सेक्टर है, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, इन पर ध्यान केंद्रित किया है इस बार के बजट में। वित्त मंत्री ने विकसित भारत के निम्न व्यापक सिद्धांत का उल्लेख इस बजट में किया। तो उनका एक निम्न व्यापक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है वो देखिए। उनका सिद्धांत में पहला टॉपिक आता है गरीबी से मुक्ति। देश में गरीबी से मुक्ति होनी चाहिए। 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, केवल स्कूली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए, अच्छे स्कूली शिक्षा के बारे में बात करता है। फिर बात करता है बेहतरीन, सस्ती, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। बेहतरीन भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, सर्वसुलभ भी होनी चाहिए। तो वहाँ तक हमारी 100% सेवाओं की पहुँच देखनी है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। क्या 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं होनी चाहिए। क्या आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के वाले किसान, हमारे किसान क्या करेंगे, अपने उत्पादन को बढ़ा करके दुनिया में हमारे देश को क्या बनाएंगे, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की। दुनिया का सारा खाना हमारा कहाँ से आ रहा है, भारत से आ रहा है। ऐसी स्थिति लानी है। बजट की बात करें तो बजट में प्रस्तावित विकास निम्न 10 व्यापक क्षेत्रों में फैला हुआ है। विकास की बात करें तो 10 क्षेत्र हैं जिनके अंदर काम करना है। पहला हमारे कृषि के विकास और उत्पादकता में को गति प्रदान करना। कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना पहला हमारा क्षेत्र है। व्यापक क्षेत्र में कृषि के विकास और उत्पादकता में गति प्रदान करना। दूसरा ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। क्या ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र आता है हमारा समावेशी प्रगति। क्या समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। क्या समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा हमारे भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे लेके जाना। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे लेके जाना इसका क्षेत्र है। एमएसएमई को सहायता देना 5वां क्षेत्र है। छठा हमारा आता है रोजगार के द्वारा विकास को समर्थ बनाना। क्या रोजगार के द्वारा विकास को समर्थ बनाना छठा क्षेत्र है। 7वां जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना 7वां क्षेत्र है। 8वां ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। क्या ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। 9वां निर्यात को बढ़ावा देना। 9वां क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना। और 10वां नवाचार को पोषित करना। 10वां क्या है, नवाचार को पोषित करना। तो हमारे 10 क्षेत्र है जो बजट के अंदर हमने बात की। तो व्यापक रूप से इनके बारे में बात करेंगे। एक बार वापस से देख लेते हैं। कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण,
तीसरा क्षेत्र हमारा समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। भारत चौथा हमारा भारत में विनिर्माण को बढ़ाना, मेक इन इंडिया को और आगे लेके जाना, एमएसएमई को सहायता देना, रोजगार के द्वारा विकास को समर्थ बनाना। या रोजगार के द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना। ये हमारे 10 क्षेत्र हैं जिनके अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले बजट अनुमान की बात करते हैं 2025-26 की। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों की बात करें, क्या उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों की बात करें तो 34.96 लाख करोड़ की होगी। खर्चा कितना होगा हमारा 50.65 लाख करोड़ का, 50.65 लाख करोड़ का हमारा खर्चा होगा। निवल कर प्राप्तियां मतलब टैक्स से हमें कितनी प्राप्ति होगी, ये 28.37 लाख करोड़ की हमें टैक्स से प्राप्ति होगी। और राजकोषीय घाटा कितना रहेगा जीडीपी का 4.4%, जो कि हमारे जो एफआरबीएम एक्ट कहता है कि ये घटा के हमें 3 से 2.8% तक लेके आना है। कितना 2.8% तक लेके आना है। और कोई विशेष परिस्थिति हो तो इसमें क्या 0.5% जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद में कितना होना चाहिए 3.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा कितना चल रहा है, हमारा राजकोषीय घाटा 4.4% चल रहा है। तो ये हमारा कौन कहता था एफआरबीएम एक्ट। सकल बाजार उधारियों की बात करें तो हमारे 14.82 लाख करोड़ की हमारी सकल बाजार उधारियां हैं। कितनी सकल बाजार उधारियों की बात करें। फिर आता कैपेक्स व्यय, क्या कैपेक्स व्यय की बात करें तो 11.21 लाख करोड़ का मतलब जीडीपी का 3.1% किस में खर्चा हो रहा हमारा कैपेक्स व्यय में। तो इस तरह हमने बजट अनुमान देखे। उधारी के अलावा कुल प्राप्ति 34.96 लाख करोड़, कुल व्यय 50.65 लाख करोड़, निवल कर प्राप्तियाँ 28.37 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा हमारे जीडीपी का 4.4% है, सकल बाजार उधारियाँ 14.82 लाख करोड़, कैपेक्स में कितना 11.21 लाख करोड़ का मतलब जीडीपी का 3.1%। अब आंकड़ों को हम पीआईबी के अनुसार देख लें। अनुसार देखते हैं तो राजस्व प्राप्तियाँ हमारी कितनी है 34.20 लाख करोड़। कितनी 34.20 कितनी 34.20 लाख करोड़ की हमारी क्या है राजस्व की प्राप्तियां हैं। राजस्व व्यय की बात करें, राजस्व प्राप्तियां होंगे। अब पूंजीगत प्राप्ति कितनी 16.44 लाख करोड़। 16.44 लाख करोड़ क्या है हमारी, क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा बढ़ा दें, ये नहीं बढ़ेगा, यहाँ लिख देंगे इसको। तो राजस्व प्राप्ति कितने 34.20 लाख करोड़। कितना 34.20, ये तो रहेगा 34.20 लाख करोड़ क्या है हमारे राजस्व की प्राप्तियां हैं। और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 16.44 लाख करोड़ हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो कुल टोटल यदि दोनों को टोटल देखेंगे तो आपसे पूछे कि आपको क्या क्या बताना है, तो राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों प्राप्तियों को जोड़ के देखेंगे तो 50.65 लाख करोड़ की हमारी टोटल प्राप्तियां है। 50.65 लाख करोड़ की हमारी टोटल प्राप्तियां है। और हमने ये बताया कि हमारा राजस्व व्यय 0% होना चाहिए। क्या राजस्व व्यय 0% होना चाहिए, मतलब जितनी प्राप्तियां उतनी ही खर्चे होना चाहिए। तो हमने 50 पॉइंट ये सेम टू सेम आंकड़ा हमने लिया है कि कुल प्राप्तियां और उतना ही व्यय करना है। अब व्यय की बात करें तो प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें तो 15.48 लाख करोड़ का हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय। इसमें दोनों का व्यय शामिल किया जाता है। इसमें मतलब केंद्र सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय, साथ ही साथ जो हमारा वित्त आयोग की सिफारिश पर 42% जो राज्यों को दिया जाता है, उसमें से जो पूंजीगत निर्माण के अंदर खर्चा आता है, खर्च किया जाता है, उन दोनों को पैसों को जोड़ करके प्रभावी पूंजीगत व्यय गिना जाता है। तो वो कितना हमारा 15.48 लाख करोड़। राजस्व घाटे की बात करें तो हमारा 5.23 लाख करोड़। कितना 5.23 लाख करोड़ हमारा राजस्व घाटा है। तो ये सबसे बुरी बात होती है, मतलब सरकार को इसको हतोत्साहित करना चाहिए, हमेशा राजस्व घाटे को हतोत्साहित करना चाहिए और इसे घटाकर 0 पर लाना चाहिए। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो 96
करोड़ रुपए प्रभावी राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो 15.68 लाख करोड़ है। कितना राजकोषीय घाटा कितना हमारा 15.68 लाख करोड़ का। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2.92 लाख करोड़ का हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है ब्याज के बाद, क्या ब्याज हमारा प्राथमिक घाटा है। बात करें हमारे, दोबारा से देख लें इन आंकड़ों को, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वापस देख ले कि राजस्व प्राप्ति की बात करें, राजस्व प्राप्ति कितनी है, ये हमारे 34.20 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्ति हमारे 16.44 लाख करोड़। दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल प्राप्तियाँ ये 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा। कुल खर्चा भी इतना कितना ही होगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना 15.48 लाख करोड़। राजस्व घाटा कितना है 5.23 लाख करोड़। ये हमारे प्रभावी राजस्व घाटा ये हमारे कितना 96,654 करोड़। राजकोषीय घाटा हमारा 15.68 लाख करोड़ और प्राथमिक घाटा कितना हमारा 2.92 लाख करोड़। तो हमने ये आंकड़े देख लिए। अब हम बात करते हैं कैसे खर्च करता सरकार का पैसा, कहाँ कहाँ कैसा खर्च होगा। सबसे पहला था ब्याज पे कितना 12.76 लाख करोड़ रुपए ब्याज पे खर्च किया जाएगा। कितना 12.76 लाख करोड़ रुपए ब्याज पे पैसा खर्च किया जाएगा। दूसरा परिवहन पे कितना पैसा खर्च होगा, कितना परिवहन पे कितना खर्च होगा 5.48 लाख करोड़। रक्षा पे 4.91 लाख करोड़। सब्सिडी पे 3.83 लाख करोड़। तो पेंशन पे हमारे 2.76 लाख करोड़। ग्रामीण विकास पे 2.66 लाख करोड़। गृह एवं मिनिस्ट्री में 2.31 लाख करोड़। कर प्रशासन में इतना। तो ऐसे करते करते शिक्षा की बात करते 1.28 लाख करोड़। स्वास्थ्य में 98,311 करोड़। तो इस तरह बात करें तो अन्य की बात करें तो हमारे 2.82 लाख करोड़ रुपए हमारे अन्य में होंगे। और विदेश मामले, ऐसे करते हुए हमारा पूरा पैसा मतलब 50.65 लाख करोड़ रुपए ऐसे खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो आप इसे देख सकते हैं। इस बजट की बात करते हैं, इस बजट का उद्देश्य क्या था, निम्न 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना था। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें परिवर्तनकारी सुधार करना था इस बजट का उद्देश्य। एक तो कराधान में, विद्युत क्षेत्र में, शहरी विकास में, खनन में, वित्तीय क्षेत्र में, विनियामक सुधार में। तो इन क्षेत्रों में क्या है, 6 क्षेत्र हैं, इनके अंदर परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। तो इन 6 क्षेत्रों में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है इस बार का। बात करें केंद्रीय बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, इनको विकसित भारत की यात्रा के इंजन के रूप में रेखांकित किया गया है। किस किस को रेखांकित किया है, कृषि को, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 सेक्टर है जिनको नोट किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, केंद्रीय राजस्व की व्यय रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यदि रुपया 1 रुपये माना जाए खर्च होना या आना, तो हमारा उधार और अन्य देयताओं से 24 रुपये है, 24 पैसे आते हैं, या परसेंट में भी गिन सकते हैं इसको। 24 पैसे हमारे उधार और अन्य देयता से होते हैं। निगम कर से 17 पैसे, आयकर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, सीमा शुल्क से कितना 4 पैसे आते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी या अन्य कर से 18 पैसे, हमारे 9 पैसे आते हैं कर या भिन्न प्राप्तियों से, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। तो कई बार परीक्षा में इससे पूछा जाता है। खर्च की बात करें तो खर्च कहाँ होता है, 9 पैसे 8 पैसे हमारी योजनाओं में, 16 पैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, 20 पैसे हमारे ब्याज देने में खर्च हो जाते हैं। रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक सहायता है उसमें 6 पैसे, 8 पैसे वित्त आयोग में, 22 पैसे हमारी करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। पेंशन हमारे 4 पैसे, अन्य व्यय हमारे 8 पैसे। तो ऐसे करके हमारा रुपये आता है, रुपये जाता है किस तरह से। तो आप इसको स्क्रीन पर रोक के एक बार वापस देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है तो आपको ये चीज़ बतानी होगी। अब बात करते हैं विकास के 4 इंजन बताएं। विकास के 4 इंजनों को एक एक करके देखते हैं। पहला इंजन आता हमारा कौन सा, विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि। विकास के प्रथम इंजन के रूप में क्या, कृषि की बात करें तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। तो एक नई योजना है ये, कौन सी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। तो यह योजना राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू की जाएगी। ये योजना क्या है? राज्यों की भागीदारी के साथ शुरू की जाएगी। इसमें क्या मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से, क्या इसमें मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता और कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें क्या ऐसे 100 जिलों को शामिल किया जाएगा जिसमें क्या मौजूदा योजनाओं और विभिन्न उपायों के अभिसरण के माध्यम से, जितनी भी योजनाएं अभी चल रही है उन योजनाओं के माध्यम से या उपायों के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मापदंड है, ऐसे 100 जिलों को शामिल किया जाएगा कि वो लाभ ही नहीं उठा पा रहे इतनी योजनाएं होने के बावजूद। अगला पॉइंट आएगा हमारा कौन सा? कृषि संपन्नता। क्या? कृषि संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। कृषि संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, यह व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। यह व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम है जो राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इसमें क्या पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने? 100 विकासशील कृषि जिले हैं, इनको शामिल किया जाएगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण में 100 क्या करेंगे? विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे क्या है? कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। जिससे क्या होगा? ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें नई जान आएगी। इससे आगे बात करें दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। क्या? दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। तो 6 वर्षीय मिशन तूड़, उड़द और मसूर। कौन कौन सी 3 दाल है? कौन कौन सी? तूर, उड़द और मसूर। तो 6 साल का मिशन है, उस पर विशेष ध्यान देने के साथ आरंभ किया जाएगा। इन 3 फसलों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन पे क्या हमें आत्मनिर्भरता लेके आनी, मतलब बाहर से बिल्कुल नहीं खरीदना है। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ, ये 2 एजेंसियां अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेंगी। 2 एजेंसियां कौन सी? तो नेफेड है, एक एनसीसीएफ है। ये अगले 4 सालों के दौरान क्या किसानों से दालें खरीदेंगी। बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपाय को भी अवधारणा तैयार की गई। उपायों की भी क्या अवधारणा तैयार की गई? किसमें? बजट में। बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई। फिर आता मखाना बोर्ड। क्या था? मखाना बोर्ड। तो मखाना बोर्ड की बात करें तो मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में क्या करेंगे? मखाना बोर्ड स्थापित करेंगे। तो आप याद रखेंगे मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? बिहार में। आपसे पूछ लिया जाए मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार में, आपको बताना है इसका उत्तर। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। यह मिशन क्या? अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करने, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किसको? राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन को। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात करें तो यह मिशन क्या है? अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने, क्या? अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करने, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। फिर आता हमारा मत्स्य उद्योग। बजट में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देते हुए, कौन से द्वीप हमारे? एक तो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देते हुए जो भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, गहरे समुद्रों में निरंतर मछली पकड़ने की को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क लाने की घोषणा की है। क्या? गहरे समुद्रों से क्या है? निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क लाने की घोषणा की है। एक और योजना आती है हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण। क्या? किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की बात करें तो वित्त मंत्री ने संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत, क्या? संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है। जो किसान क्रेडिट है इनके माध्यम से मिलने वाला जो ऋण की सीमा है तो उस सीमा को 3 लाख से बढ़ा के कितनी? 5 लाख करने की बात की है। 3 लाख से बढ़ाकर कितनी? 5 लाख करने की बात की है। आप इसे याद रखना। असम में यूरिया संयंत्र, तो आप इसे भी याद रखना कि असम के नाम रूप में, जगह का नाम भी आप याद रखेंगे। कौन सा? असम का नाम रूप है। तो ये जगह है जहाँ पे क्या 12.7
लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ? यूरिया का। कहाँ? असम में। वैसे हमारे झारखंड में बांदर सिंदरी है झारखंड में, वहाँ पे सिंदरी यूरिया का संयंत्र है। लेकिन अब हमें कहाँ? असम के नामरूप में भी 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित करेंगे। एक नया मिशन लेके आ रहे हैं हम। कौन सा? कपास उत्पादकता मिशन। कौन सा? कपास उत्पादकता मिशन। तो कपास की खेती की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए। किसके लिए? कपास की खेती की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय, कितना? 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। कौन सा? कपास उत्पादकता मिशन। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है जो कपास उत्पादकता मिशन कितने वर्षों के लिए है? ये 5 वर्षों के लिए है। इसमें कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो अमेरिकन कपास है उसको बढ़ावा देने वाली बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय कपास की तो रेशा छोटा होता है। विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई देखेंगे। क्या? दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई को देखते हैं। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए क्या करेंगे? जितने एमएसएमई का वर्गीकरण है वो निवेश के आधार पर और कारोबार के आधार पर तय करते थे। इनकी सीमा को बढ़ा करके 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। मतलब हम क्या करें? निवेश की सीमा को तो 2.5 गुना और जो कारोबार की सीमा है इसको 2 गुना करने की बात कर रहे थे। निवेश की सीमा को तो 2.5 गुना और जो कारोबार की सीमा है उसको 2 गुना करने की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। फिर बात करें उद्यम पोर्टल है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जो उद्यम पोर्टल है उस पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। तो उद्यम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल पर जो पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम है मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसमें पहले ही साल में क्या 5 लाख की सीमा वाले, क्या पहले वर्ष में 5 लाख तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड जो क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। फिर ऋण गारंटी कवर की बात करें तो ऋण तक पहुंच में सुधार। क्या? ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यह सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। क्या? 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यह सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। क्या? ऋण गारंटी कवर की बात कर रहे हैं। तो ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए यह सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण दिए जाएंगे। जो निर्यातक एमएसएमई है जिनका प्रोडक्ट क्या है देश से बाहर बिकने के लिए जाता है, उनके लिए क्या करेंगे? 20 करोड़ तक के सावधि ऋण दिए जाएंगे। कितने? 20 करोड़ तक के सावधि ऋण दिए जाएंगे। बजट में 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी के महिलाओं, एससी एसटी के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 सालों के लिए 2 करोड़ तक के सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई। तो इसमें एक योजना आई है जिसमें क्या है 5 सालों के लिए 2 करोड़ तक का सावधि ऋण एक बार में एक ऋण दिया जाएगा। जो एक नई योजना बनाई जाएगी जिसमें क्या है 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी इन वर्गों को ये दिया जाएगा, ये वाला लोन है। अब हमें क्या करना है? आदमी खिलौना है, ये वाली लाइन को देखते हैं। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाना है। क्या? वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे जीवन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनाने की योजना है। क्या? अनूठे जीवन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने अर्थात ऐसे खिलौने जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे जैविक अनूठे नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनाने की योजना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, इस संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे एक सेंटर बनाया जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। आगे आता हमारा कौन सा? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। क्या? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करें तो इस मिशन की स्थापना मेक इन इंडिया के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए की जाएगी। कौन कौन से लघु, मध्यम और बड़े उद्योग हैं इनको शामिल करते हुए की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करें तो इस मिशन की स्थापना क्या? मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योग इनको शामिल करने के लिए की जाएगी।
अब आता विकास का तीसरा इंजन, कौन सा? निवेश। तो दो इंजन तो हमने देख ली। पहला इंजन तो हमारा कृषि था, दूसरे इंजन के रूप में हमने एमएसएमई देखा, तीसरे इंजन के रूप में हम क्या देखेंगे? निवेश को। हम निवेश में भी देखेंगे, पहले लोगों में निवेश की बात करें। लोगों में निवेश की बात करें, पहला सेक्टर इसमें तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मापदंडों का समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। जो लागत मापदंड है उनको समुचित रूप से आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। एक अटल टिंकरिंग लैब है। अटल टिंकरिंग लैब है। तो आने वाले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कितनी? 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, ये याद रखना। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत नेट परियोजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो भारत नेट में पहले तो हमने क्या सभी पंचायतों को चुना था, अभी क्या कर रहे हैं? नए इसको बढ़ाते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दोनों को चुना गया है। माध्यमिक स्कूल मतलब 10वीं तक की स्कूल, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी, इनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आने के पूरे चांस होते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बजट में क्या है? इस योजना की घोषणा की गई। स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए की गई है कि हम सॉफ्ट कॉपी में रूप में सारी किताबें उपलब्ध होगी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, क्या राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु, 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ का खर्चा करेंगे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में। आने वाले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, क्या डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। कितने? सभी जिला अस्पतालों में करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस साल में कितने? 200 हमारे ये डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बात करें पीएम स्वयं निधि की, तो इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। जो स्कीम है पीएम स्वयं निधि स्कीम, तो इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित जो ऋण है 30,000 तक की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके तहत सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी सरकार। दूसरा सेक्टर आता है हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश। पहला हमने देखा था लोगों में निवेश, अब देखेंगे अर्थव्यवस्था में निवेश। सरकारी निजी भागीदारी में, किसमें? सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए, 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाया जाएगा 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए। अब बात करें आगे इसके अर्थव्यवस्था संबंधी निवेश की। बजट में सुधारों के लिए, क्या? बजट में सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए, क्या 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया है। कितना? 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, क्या? परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रिक योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025 से 30 हेतु
द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया गया। तो 25 से 30 के लिए हमने द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू कर दिया गया है। जल जीवन मिशन 2019 से शुरू हुए इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए परिव्यय के साथ वर्ष 2028 तक इसको विस्तार करने की बात की। तो जल जीवन मिशन कितना 2028 तक चलेगा। अब आता अर्बन चैलेंज फंड, मतलब शहरी चुनौती कोष। विकास केंद्रों के रूप में शहर और शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता, इन के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी। कितने 1 लाख करोड़ रुपए की क्या शहरी चुनौती निधि स्थापित की जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, क्या विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करें, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम, इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाएगा। क्या विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करते हो, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम, इनमें संशोधन का प्रस्ताव है। 20,000 करोड़ के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हमारे 20,000 करोड़ के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इनके अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। बजट में 2033 तक, क्या बजट में 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR, मतलब जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इनको संचालित करने का प्रस्ताव है। कब तक 2033 तक, कितने 5। पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। जो हमारे पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति है, इसको नया रूप दिया जाएगा, जिसमें निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट, ठीक है, मास्टर लिस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। अब आता समुद्री विकास कोष, मतलब मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। क्या मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात करें तो बजट में 25,000 करोड़ के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए समुद्री विकास फंड या कोष की बात करें तो कितना होगा, 25,000 करोड़ रुपए का हमारा समुद्री विकास फंड होगा। करो साहब करो, 25,000 करोड़ में आप समुद्री विकास कोष बनाओ। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाह और निजी क्षेत्र को करना होगा। सरकार तो कितने 49% ही योगदान देगी, बाकी सारा योगदान क्या है, बंदरगाह और निजी क्षेत्र को खुद को करना पड़ेगा। आगे बात करें उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम। क्या उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम की बात करें, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की गई। क्या संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की है क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की, जिसमें क्या है, पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड, छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया गया है। कितने छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया गया है, किसमें, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की जो संशोधित उड़ान स्कीम है इसकी घोषणा की गई है, जिसमें पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के जो जिले हैं उनमें हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे, उनको भी समर्थन दिया गया है। अब ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। वित्त मंत्री ने बिहार में पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है। तो आप याद रखें, बिहार में पटना एयरपोर्ट है और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है, इनकी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। साथ साथ बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। फिर आता हमारा मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना। कौन सी, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की बात करें तो बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना, क्या ERM परियोजना है, उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। कितना, 50,000 से अधिक जो भूमि पर खेती करने वाले किसान हैं उनको इससे ज़्यादा फायदा होगा। फिर होता है स्वामीय निधि 2, स्वामीय फंड 2 की बात करें तो वित्त मंत्री ने बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ, क्या वित्त मंत्री ने बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से
क्या आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ के इस कोष की बनाने की घोषणा की है। कितना? 15,000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा स्वामीय निधि 2, 1,00,000 इकाइयों को पूरा करने के लिए। स्वामीय निधि 2। तो रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। क्या रोजगार विकास के लिए पर्यटन, प्रेरित विकास के लिए पर्यटन की बात करें तो देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। क्या? चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो देश में 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। क्या? होम स्टे के लिए भी क्या मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा, याद रखेंगे। अब आता है हमारा नवाचार में निवेश। क्या था? नवाचार में निवेश की बात करें तो जुलाई 2024 के बजट में जो घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। कितने? 20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। किसके लिए? वह निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल है उनको लागू करने के लिए। फिर आता डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए, क्या अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। आप याद रखेंगे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स क्या है? अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए, अगली पीढ़ी के क्या कहते हैं स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड की स्थापना की जाएगी। फिर आता हमारा प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ, क्या बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IIS में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएगी। 10,000 बच्चों को शामिल किया जाएगा। किसके लिए? हमारे IIT और IIS में अनुसंधान करने के लिए। तो हमने नवाचार में निवेश की बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ा रहे। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। क्या? फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक की बात करें जीन बैंक फॉर द क्रॉप्स जर्म प्लाज्म। तो भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए, भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। कितने? 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ क्या दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर तो राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। क्या राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की बात करें तो नेशनल जियो स्पेटियल मिशन। तो बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन शुरू किया जाएगा। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन शुरू किया जाएगा बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए। भारत ज्ञान भारतम मिशन। तो यह मिशन के शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए शुरू किया गया। किसके लिए? जो हमारा पांडुलिपि के पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए शुरू किया गया हमारा भारत ज्ञान भारतम मिशन। मतलब यह मिशन क्या शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए शुरू किया गया। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियाँ शामिल की जाएगी। कितनी? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियाँ शामिल होगी। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियाँ शामिल कर दी गई, शामिल की जाएगी। अब आता विकास के चौथे इंजन के रूप में निर्यात। क्या? विकास के चौथे इंजन के रूप में निर्यात। तो इसकी बात करें निर्यात संवर्धन मिशन। क्या? निर्यात संवर्धन मिशन की बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो वाणिज्य मंत्रालय MSME वित्त मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। क्या निर्यात संवर्धन मिशन की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय, क्या क्या? वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय, इनके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। इसके तहत क्या किया जाएगा? अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।
फिर आता भारत ट्रेड नेट, तो व्यापार प्रलेखन और जो हमारे वित्त पोषण समाधानों इनके लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट मतलब BTN स्थापित किया जाएगा। तो परीक्षा में आ जाए आपके BTN या भारत ट्रेड नेट क्यों स्थापित किया जा रहा है, तो हमारे व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके समाधानों के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट बनाया जाएगा। बात करें आगे, तो उभरते टीयर 2 शहरों में, जो उभरते टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या की जाएगी? राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली जो कंपनियां हैं, क्या संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है। लेकिन 100% की सीमा केवल उन्हीं में होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली जो कंपनियां हैं, अर्थात पूरा का पूरा प्रीमियम कहाँ से ले रहे हैं? भारत से ले रहे हैं वो। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। बजट में सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस, अनुमति की समीक्षा के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया है। क्या उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो हम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं। तो बजट में सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी जो नियम है, प्रमाण, लाइसेंस, अनुमति इनकी समीक्षा के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है। फिर आता राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक। क्या राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में शुरू किया गया है। क्या राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, क्या यह सूचकांक क्या प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में शुरू किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0, एक विधेयक की बात करें, जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या 100 से अधिक प्रावधान है गैर आपराधिक बनाया जाएगा। अब बात करें रक्षा बजट की, तो रक्षा बजट में स्पेशल क्या हुआ है वो देख लेते हैं। रक्षा बजट की बात करें तो आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमानों से 9.53% अधिक और केंद्रीय बजट का 13.45% है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा है। सभी मंत्रालयों से सबसे ज़्यादा आवंटन कहाँ किया गया है? हमारे रक्षा मंत्रालय। चीन, अमेरिका, रूस के बाद चौथा सबसे बड़ा बजट हमारा भारत का ही है। चीन, अमेरिका, रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट किसका है? भारत का। अब आते हैं हम रेल बजट पे। किस पे? रेल बजट पे आए तो बजट में रेल मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। कितना? 2.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें राजस्व व्यय में 3,445 करोड़ और पूंजीगत व्यय में 2.52 लाख करोड़ का व्यय होगा। 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत, 200 वंदे भारत ट्रेन के साथ 17,500 जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। कितने? 17,500 जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। 100 तो अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेन के साथ क्या किया जाएगा? हमारी 17,500 जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। रेल बजट की बात करें तो निवल राजस्व की बात करें तो 2025-26 का अनुमान कितना है हमारा? ये हमारा 3,041, कितना? 3,041 और परिचालन व्यय की बात करें तो हमारे 25-26 में हमारे 98.34% रहा है। बात करें संचालन का परिणाम की बात करें तो यातायात से कितना है, कुल संचालन व्यय कितना है? हमारी 3 लाख और 1,400 और 2 लाख व्यय, तो मतलब हम
फ़ायदे में ही है। क्या हम फ़ायदे में है रेलवे की। तो रेलवे की बात हमने कर ली। रेलवे का आप थोड़ा देख भी सकते हैं, वैसे तो कभी परेशान आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेने में कोई बुराई नहीं है। बात की कर सुधार की, तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर, जिसमें पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं देगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12,75,000 होगी। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। वरिष्ठ नागरिक 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक ब्याज में छूट ले सकते हैं। तो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत विदेश भेजी जाने वाली रकम का TDS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत विदेश भेजी जाने वाली रकम का TDS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। किराए से आय के लिए TDS कटौती की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी है। कितना TDS की कटौती की सीमा कितनी है? 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। कितना? 4 वर्ष कर दिए गए। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बीमा क्षेत्र के लिए कितना? 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा बीमा क्षेत्र के लिए FDI का। बजट में 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त छूट दी जाएगी 36 जीवन रक्षक औषधियों। इलेक्ट्रिक वाहनों के जो बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फ़ोन बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। तो 35 तो अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं पर छूट दी गई है। पोत निर्माण में कच्चे माल घटकों उपभोज्यों पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। तो इस तरह हमने भारत के बजट के बारे में देखा। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत की आर्थिक समीक्षा के बारे में देखा। तो 2 वीडियो में हमने इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। तो हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्रावधानों को इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।